मोशनल ईएमएफ ये है। उसमें हमने जो किया था, रॉड चल रही थी, ये रॉड घूम रही है, मान लो ये रॉड है और जैसे पंखा घूम रहा है ऐसे घूम रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। एक रॉड ऐसे घूम रही है, ऐसे करके ऐसे से करके ऐसे से करके घूम रही है। तो हमें इसके अंदर निकालना है कितना ईएमएफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे लगा रखी है अंदर, तो कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ ले लो कुछ, एल, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो हर पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी है? सेम होगी। रेडियस के हिसाब से। हाँ, ये सारे पार्टिकल कौन से पाथ पे घूम रहे हैं? सर्कुलर, तो सबका रेडियस अलग है। और सर्कल में जब कोई पार्टिकल घूमता है उसकी स्पीड हम दे सकते हैं ना ओमेगा की टर्म, v इक्वल टू आर ओमेगा, सुना है ऐसा? v इक्वल टू आर ओमेगा, आर चेंज होता रहेगा, v चेंज होता रहेगा, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो सबकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो अलग अलग होगा। भाई सारे पार्टिकल की स्पीड ही अलग है, तो क्या फॉर्मूले में क्या डालोगे तुम? वो जो फॉर्मूला था v क्रॉस b डॉट एल, बी एल वी, उसमें क्या डालोगे? v, उसमें कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि हर पार्टिकल की अलग अलग है। तो क्या करना चाहिए हमको? थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ, हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंट मतलब टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, जो कि x, जिसका रेडियस x है और उसकी लेंथ dx है, ठीक है। और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे सर्कल पे घूम रहा होगा कुछ, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कैसे होगी? टेंजेंट, ऐसा हम पढ़ा ना, वेलोसिटी होती है सर्कल के टेंजेंट। अब इस पार्टिकल पे लगा सकते हैं क्योंकि ये इतना छोटा पार्टिकल है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट क्या, वेरिएशन किस में चल रहा था, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी रॉड पे अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन इतना छोटा पार्टिकल है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस पार्टिकल पे हम निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। पूरी रॉड पे नहीं निकाल सकते लेकिन पार्टिकल पे निकाल सकते क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब अपने दिमाग में रखो कि ये जो पार्टिकल है छोटा सा, जिसकी लेंथ dx है, उस पे निकाल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या लेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ dE, छोटा सा पार्टिकल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी छोटा ही होगा, तो कितना होगा? वही v क्रॉस b डॉट एल, ठीक है। v क्रॉस b, v और b के बीच में एंगल 90, तो v भी साइन 90 डॉट एल, तो डॉट एल किसके बीच में एंगल? v क्रॉस b और v क्रॉस b और l, v क्रॉस b किधर आएगा? v की तरफ उंगलियां करो, b की तरफ घुमाओ, बताओ किधर आएगा v क्रॉस b? हाँ हाँ, किधर आएगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा v क्रॉस b, ठीक है। और l के लेंथ के साथ कितना एंगल बना रहा है? बस 0, तो वो l कॉस 0, ये जो एंगल है ये v क्रॉस b और l के बीच में। अरे l नहीं लेना, l की जगह तो वो छोटा सा dx, हमारे जो, हाँ, हम पे किस पे निकाल रहे हैं? छोटे से पार्टिकल पे, तो उसकी लेंथ कितनी है? dx, ये आ गया। ये वाला एंगल किसके बीच में? v क्रॉस b और l के बीच में, और ये बस, तो ये तो 1 1 हो गया, जो भी हो गया। डी ई क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा? वी बी एल, अगेन वही डी एक्स, वी बी डी एक्स, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी आर ओमेगा होता है ना, आर कितना है? एक्स है, एक्स ओमेगा बी डी एक्स, ठीक है। बी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो उसको, इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन डी ई हो जाएगा। छोटे से पार्टिकल में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होगा तो पूरे में मान इंटीग्रेशन करके ई आ जाएगा। और ये बी ओमेगा तो बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2,
और उस पर लिमिट लगाएंगे 0 से x की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है 0, मैक्सिमम l, 0 से l। तो E कितना आ जाएगा b ओमेगा ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ना ये रॉड पे लग रहा है भाई, मतलब एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल है ना, मतलब कौन सा होगा हायर, V क्रॉस B, V क्रॉस B की तरफ कौन भागेगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव इधर भाग जाएगा उसके ऑपोजिट। तो V क्रॉस इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा। इसको तुम ऐसे बना सकते हो, ये एक बैटरी की तरह बनेगा जिसमें ये वाला इस साइड हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल इसका, ठीक है। इससे हम कोई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे उसमें करंट भाग जाएगा। तो डायरेक्शन तुमको सब पता होनी चाहिए कि हायर पोटेंशियल कौन सा है लोअर कौन सा है, ठीक है, लिख लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, ऐसा लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। इसका एक टेस्ट तो ले लिया था ना हमने, क्या असाइनमेंट के कितने क्वेश्चन हो गए, 10। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये एक नई चीज़ है। ये है वैसे वो फैराडे लॉ से ही आती है। क्या बोलता है ये कि ये एक प्रॉपर्टी है, जैसे बोलो रेजिस्टिविटी, क्या होता है रेजिस्टिविटी, प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, करंट को अपोज करता है। हाँ बस बस बस, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है, जिसकी वजह से वो करंट को अपोज करता है। वैसे ही ये भी एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है ये, मटेरियल की नहीं है, मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉयल की प्रॉपर्टी होती है। कोई कॉयल है कोई, ठीक है, कोई भी लूप है कॉयल है उसकी प्रॉपर्टी है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉयल। मटेरियल की ना गिनी चुनी प्रॉपर्टी है, जैसे कंडक्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी हो गई, और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये सब हो गया, डेंसिटी, हाँ, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉयल। by virtue of which
इट, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो अपोज करता है। अपोज जैसे रेजिस्टिविटी अपोज करते हैं करंट को, वैसे ये भी अपोज करता है किसको, चेंज ऑफ फ्लक्स को। जैसे फेरेडे लॉ में होता था कि फ्लक्स चेंज हो रहा तो वो अपोज करेगा भाई, वही ये भी करेगा। तो इसमें इसको नया नाम क्यों दिया गया, तो ऐसे लग रहा है नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये कौन से फ्लक्स को अपोज करता है, अपने ही फ्लक्स को। अभी तक हैं उसमें भी तो शायद ऐसे ही बोला था अपने, बाहर का मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये देखो मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, रॉड की थोड़ी है, तो बाहर से लगाई है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई या किसी और की, लूप की अपनी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा ना, कि उसकी वजह से भी कुछ वो अपोज करने लगता है। अपने ही फ्लक्स को अपोज करने को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। है वो फेरेडे लॉ, लेकिन फेरेडे लॉ का ऐसा मान लो कि एक हो गया कि बाहर की कोई फील्ड आ रही है उसको अपोज कर रहा है, तो वो तो फेरेडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन अपने ही फ्लक्स के चेंज को अपोज करने को क्या बोलते हैं, बस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ magnetic flux, it opposes a change of magnetic flux। ठीक है, produced by itself, खुद से ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसने पैदा किया है, बस उसी फ्लक्स के चेंज को वो अपोज करता है। कोई लूप है उसमें करंट है, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, तो फ्लक्स भी होगा, खुद का ही तो होगा। अब तुम करंट चेंज करोगे उसका, तो उसका खुद का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो उसी को अपोज करने के लिए वो एक प्रॉपर्टी को नाम दिया गया सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये बात है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसके लिए एक कोफिशिएंट बनाया गया है भाई। ये तो एक नेचर है, सेल्फ इंडक्टेंस नेचर है उसका भाई, अपोज करने का नेचर। इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड as the magnetic flux per unit current through it। वो बोलता है कि क्या चीज़ है ये, ऐसे डिफाइन करते हैं, L इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट करंट। सब कुछ अपना ही है, फ्लक्स भी अपने अंदर, करंट भी उसी का, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगा। बाहर से लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा आ जाएगा कुछ। मान लो कि एक कॉयल है, तुमने बाहर से भी लगा दिया और इसके खुद का भी है, तो बाहर वाला भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकता है और खुद का भी कर देगा। मतलब जितना भी फ्लक्स है, जो भी चेंज हो रहा है, सब पैदा करने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ खुद का है फ्लक्स, करंट भी उसी के अंदर है। एल की यूनिट क्या होगी, यूनिट SI यूनिट। हेनरी को H से डिनोट करते हैं। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर पर एम्पेयर, लेकिन उसको हेनरी बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, ये फ्लक्स और कर, मान लो कि
तुमने करंट को ज़ीरो कर दिया, करंट ज़ीरो है ही। एल पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ जाता भाई? करंट और रेंट तुम चेंज करने लग जाओ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ होता है उसका? नहीं। रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। करंट डालो चाहे मत डालो, रेजिस्टेंस उतना ही रहता है। वो बस गर्मी और भी टेम्परेचर से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन वोल्टेज से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, वैसे ही है ये भी। अरे करंट कम करोगे ना, फ्लक्स भी कम हो जाएगा। करंट को आधा कर दिया तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस ये जो है, इस पर कोई भी ये डिपेंड ही नहीं करता भाई इस पर। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला है ना, C = Q/V, कैपेसिटेंस निकालने का। चार्ज को तुम ज़ीरो कर दो, क्या असर पड़ जाएगा? कुछ नहीं होता। चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता वो। डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम। मास को आधा करने से डेंसिटी आधी थोड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, तो वैसे ही ये भी है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें ये देखो, L डजंट डिपेंड ऑन फाई एंड आई। फाई और आई दोनों पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है फिर? तो उसका निकालते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो हर कॉइल का अलग अलग होगा, अपने अपने उसके हिसाब से होगा, कैसी वो कॉइल है, कितनी बड़ी है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन हम एक सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। किसका? सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का निकाल लेते हैं। ऐसे समझ लो डेरिवेशन है, 1-2 लाइन की डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। हर कॉइल का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उसको तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। अगर तुम फ्लक्स निकाल सकते हो, फ्लक्स निकाल लो, डिवाइड बाय उसी का करंट कर दो, कोई सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम बहुत सारी कॉइल में निकाल नहीं सकते। देखो क्यों नहीं निकाल सकते? मान लो सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट डाल दिया तुमने, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऐसे बाहर की तरफ होगी, बाहर बाहर बाहर। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड हम हर जगह नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो वेरिएबल है। तो फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ फ्लक्स कैसे निकालो? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसका हमें फंक्शन पता भी नहीं है, कुछ नहीं पता हमको। इसीलिए इसका फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल है इसके अंदर से। तो फिर हर कॉइल का निकाल नहीं सकते। एक्सपेरिमेंटली तुम थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो जिनका निकाल सकते हैं, जो जो आसान है निकालना, वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि हाँ, इंडक्टेंस। सेल्फ लिख दो ना, सेल्फ। कभी कभी सेल्फ नहीं लिखते, इंडक्टेंस ही लिख देते हैं, तो वो सेल्फ ही मान लेते हैं उसको। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ। अब इसको ना हम सोलेनॉइड, अगले चैप्टर में पहुंचेंगे ना, तो सोलेनॉइड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडक्टर। होता वही है वो, स्प्रिंग। स्प्रिंग अगर हमने गाड़ी में लगा दी तो स्प्रिंग बोलते हैं। उसी स्प्रिंग में करंट डाल दिया तो सोलेनॉइड हो गया। और उसको अगर AC में यूज़ करेंगे तो इंडक्टर बोलते हैं, फिर सोलेनॉइड नहीं बोलते। सोलेनॉइड तब बोलते हैं जब उसको मैग्नेटिक फील्ड उसकी यूज़ करनी है, ऐसा कुछ। और अगर हमको AC में यूज़ करना है, इंडक्टर। इसके अंदर भी इंडक्टर है, कॉइल होती है, वो इंडक्टर है। ठीक है, तो पंखे के अंदर देखा ना जैसे जैसे तारें लपटी होती हैं, वो सोलेनॉइड की तरह ही होता है। मोटर नहीं देखी क्या? मोटर के अंदर होते हैं छोटे छोटे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। चलो सोलेनॉइड बनाते हैं। तो निकालना कैसे? यही फॉर्मूला लगाना है। इसमें पहले करंट डाल दो। ठीक है, करंट डाल दिया I, इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N है, इसकी लेंथ L है, और उसका एरिया A है। सब कुछ दे रखा, नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ और एरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? फ्लक्स निकालो पहले। तो फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। सोलेनॉइड से तो फाई क्या होगा?
बी डॉट ए है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मतलब फॉर्मूला पता है हमको, लेकिन ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो सबसे एन बी डॉट ए, अगर एक टर्न होता तो बी डॉट ए, और n टर्न्स है तो n, हाँ b कितना होता है, बी ए कॉस थीटा, चलो ऐसे लिख लो एन बी, और कितना आएंगे, एरिया भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, पता है ना हमको मैग्नेटिक फील्ड उसकी ऐसी होती है, कांस्टेंट ही तो रहती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया भी वैसे ही है, क्योंकि वो नॉर्मल होता है ना, ऐसा होता है ना स्प्रिंग, तो उसके नॉर्मल एरिया के परपेंडिकुलर, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही घूम जा रही है, ऐसे मतलब पाइप है, एक पाइप, तो पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसे है, ये मान लो ना ये स्प्रिंग है, इसका एरिया ये रहा, एरिया का परपेंडिकुलर, एरिया की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है, दोनों के बीच में एंगल 0, कॉस 0, एन बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, याद है ना सोलेनॉइड का फॉर्मूला, इनटू ए, ठीक है, और आई को नीचे ले जाओ, फाई अपॉन आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक, अरे यही तो होता है एल, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, मैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये आ गया, इसको तुम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऐसे लिख लो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और नीचे एल था ना, एक और एल मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो एन स्क्वायर अपॉन, बड़ा एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या होता है, छोटा एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और स्क्वायर है वो, तो स्क्वायर आ जाएगा म्यू नॉट छोटा एन स्क्वायर ए एल, कोई भी यूज़ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, तुम किसी का भी निकाल सकते हो, बस तुम्हें फ्लक्स निकालना आना चाहिए, फ्लक्स निकाल लोगे, करंट से डिवाइड कर दो, हो गया काम। अच्छा, यहाँ से तुम एक और चीज़ देखते हो, फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ भी पैदा हो जाएगा, तो वो यहाँ से निकाल सकते हो, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, उस कोयल में फाई इज इक्वल टू एल आई, और ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाय डी टी, और फाई को रख दो ये एल आई, बस फेरेडे लॉ से निकाल सकते हो, एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस एल तो अपने अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ भी पैदा हो जाता है, सेम फैराडे लॉ के हिसाब से, फैराडे लॉ लगाया, अपना वाला फ्लक्स भी अपने अंदर ही ईएमएफ पैदा कर देता है जब चेंज होता है तो, और बाहर से तो होता ही है, कई सारे तरीके, बाहर से, अपना खुद का, ठीक है, कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ है, फैराडे लॉ, ये जो मोशनल है सब फैराडे लॉ के अंदर आता है। ये भी देख लो, हाँ।
तो डेरिवेशन है छोटी सी, आ जाती है इस चैप्टर में। 2-3 डेरिवेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। अब इसको हम इंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। अभी तक चलो सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एनर्जी भी होती है, एनर्जी स्टोर्ड। जैसे कैपेसिटर में होती है ना एनर्जी, वैसे इसके अंदर होती है। एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एनर्जी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फील्ड वो भी एनर्जी है, हर जगह एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो ग्रेविटी से ही आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होती है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होती है, तो वही निकाल रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। ठीक है, देखो मान लो कि सोलेनॉइड को हमने क्या किया, अभी कुछ नहीं किया, इसमें करंट नहीं डाला तो कुछ नहीं, एनर्जी ज़ीरो। करंट ज़ीरो तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, तो कुछ नहीं है, कोई नहीं। अभी तुमने क्या किया, बैटरी लगाई और स्विच ऑन कर दिया। तो स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट ज़ीरो से स्टार्ट होगा, फिर उसमें करंट बढ़ेगा, ठीक है। करंट बढ़ेगा तो भाई उसमें फ्लक्स चेंज होगा, धीरे धीरे करके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी बैटरी होगी, बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा, क्यों। और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, वो जो ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ जो पैदा होगा इसके ऊपर वही बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो भी पैदा होगा वो मान लो ई है, और इसमें करंट चल रहा है आई, इसको बंद कर दो। आई कौन सा करंट है, कुछ अभी चल रहा है, बढ़ रहा है करंट। जैसे हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो होता क्या है कि चार्ज जाता है, तो जाने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसी 1 सेकंड के बीच में कई सारी चीज़ें हो रही होती हैं। चार्ज जा रहा है तो करंट भी जा रहा है थोड़ा बहुत, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर भी करंट तो 1 सेकंड में ही 0 से मैक्सिमम पहुंच जाएगा, लेकिन वो होने में उसके बीच में क्या क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही होगी, ठीक है। तो वही सिचुएशन देख रहे हैं। तो ईएमएफ क्या होगा भाई, ई इज इक्वल टू, निकाला ना हमने, एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस माइनस तो डायरेक्शन के हिसाब से होता है, डायरेक्शन उसको छोड़ो, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डी आई बाई डी टी। आई ले लो इधर यार, आई वो करंट लिया छोटा आई, ये बड़ा ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए, बड़ा ले लो। बस ये चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे 0 से बढ़ रही है। अब पावर क्या होती है भाई, पावर ई इंटू आई वी आई, जो भी पोटेंशियल है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, वो पावर देगा, पावर डिलीवर्ड टू द सोलेनॉइड। और पावर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये 11th में पढ़ा है, रेट ऑफ वर्क डन, वो वर्क डन हो रहा है ना, ये जो वर्क डन कर रहा है भाई कहाँ जाएगा वो, इसका बैटरी का पोटेंशियल समझ में आया ना, कितना होगा, उतना ही होगा जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सही है कि नहीं। अरे दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तुम जो मर्जी बैटरी लगा दो उतना ही पोटेंशियल उस पर आ जाएगा हमेशा, ठीक है कि नहीं। हाँ, और वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी, हाँ अगर तुम रेजिस्टेंस वगैरह लगाओगे तो अलग हो जाएगा काम। लेकिन अभी मान लो कि प्योर अभी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इंडक्टर है, जितना इंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बैटरी का पोटेंशियल, जो भी बैटरी लगाओगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर पे आ जाएगा। तो ये जितना काम करेगा कहाँ जाएगा वो,
इंडक्टर में घुस जाएगा और किधर जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना काम करेगा, ये रहा E इंटू आई। ई क्या है, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो इंडक्टर पे था, और आई तो फॉर्मूला पता ही है ना हमको, P इज इक्वल टू वी आई। तो V क्या चीज़ है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसका, और इसका कितना होगा, वो इतना ही होगा जितना इस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दोनों पैरेलल है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो dW/dt पावर होती है इज इक्वल टू ई आई। अब dW इज इक्वल टू ई का फॉर्मूला ये डाल दो, L di/dt, dW/dt इंटू आई, सही है कि नहीं। E की जगह पे L di/dt रख दिया, dt कट गया, क्या बचा, dW इज इक्वल टू Li di। ठीक, अब कर दो इंटीग्रेशन, 0 से कुछ आई, मान लो करंट जा रहा मैक्सिमम कुछ जो भी होगा वो, इसका इंटीग्रेशन W, W इज इक्वल टू, अरे आई का क्या होता है, I²/2, तो हाफ L I² हो गया, जैसे उसमें होता है ना हाफ CV², बस C की जगह L आ गया, V की जगह I आ गया, हाफ LI²। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। ये एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, एक और चीज़ निकालते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है भाई, वॉल्यूम। W अपॉन वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, अरे कितना वॉल्यूम है उसका सोलेनॉइड का, एरिया इंटू लेंथ। सोलेनॉइड का वॉल्यूम इतना जितना भी है वो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, सिलेंडर ही तो है, तो ये हो जाएगा हाफ L I² अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। L का फॉर्मूला डाल दो, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का निकाला ना हमने, ये डाल दो, तो इज इक्वल टू हाफ L का क्या फॉर्मूला, μ0 n² A/L, ठीक है, फिर नीचे AL, फिर I², ये सब A कट गया, ठीक है, और L² n² अपॉन L² क्या होता है, छोटा n², तो इसको लिख लो हाफ μ0 छोटा n² I²। सही है कि नहीं, सही है, या इसको नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, चलता है, n² अपॉन L², ऐसे लिख। अब μ0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऊपर नीचे, क्या आएगा, हाफ μ0² n² I² अपॉन L² और फिर μ0 भी। ठीक है भाई, ठीक है, ये बताओ ये क्या चीज़ है, μ0 n² I² अपॉन L², मैग्नेटिक फील्ड, ये है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, B² हो जाएगा। ये फॉर्मूला है ना, μ0 NI/L, उसका स्क्वायर ही तो है ये, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ B² अपॉन I कहाँ से आ गया, I तो उसमें चला गया, B² अपॉन 2μ0। सही है कि नहीं, ये इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। सेम ऐसे पढ़ा था ना एनर्जी डेंसिटी किसमें, कैपेसिटर में, हाफ ε0 E², याद है, लिख लो।